गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डजंट एग्जिस्ट, यानी ये चार ऑप्शन दे के उनमें से हमें कोई मॉलिक्यूल फाइंड करना है और वो क्या नहीं होना चाहिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यानी वो संभव ही नहीं होना चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं भाई O2 तो पॉसिबल है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो बाकी हमें तीन चेक करने हैं। C2 भी पॉसिबल है क्योंकि C 4 बॉन्ड C बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है भाई, भी कठिन है, टफ है, पर पॉसिबिलिटी तो है। C 4 बॉन्ड C से इसके अष्टक भी पूर्ण हो गए, क्योंकि इसके चार ये हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके चार इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसका अष्टक पूर्ण होगा। देखो ये करके हो जाएगा ना अपने आप ही, वो हो जाएगा, है ना। तो एक तरह C2 भी पॉसिबल है, लेकिन हम दूसरे मेथड से करेंगे। एक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें हम जो होता है मॉलिक्यूल, उसको हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा सही तरीके से दर्शाते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू करते हैं। कोई सा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें पूछे एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हमें से पहले फाइंड करना भाई इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो होता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कितने बंध बन रहे हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है, बॉन्ड ऑर्डर। मान चलो 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। जैसे कि O2 है, O2 में O डबल बॉन्ड O आ रहा है, यानी 2 बंद बन रहे हैं ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अगर किसी में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा होगा, इसमें बंद नहीं बन रहे होंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमें तो पता चल जाएगा भाई बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू, अगर 0 आ रहा होगा तो पॉसिबल नहीं, अगर कुछ आ रहा होगा तो पॉसिबल है कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो, तो हम बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, BO से डिनोट करता हूं, इसका होता है 1/2 NB माइनस NA। ये क्या आप सोच रहे होंगे, ये होता है कि जो होता है मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये क्या बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन का विन्यास दर्शाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1s आता है ना। इसमें भरे जाएंगे, एस में पता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना, वो अभी हम करेंगे। पहले फॉर्मूला बता देता हूं, भरेंगे बाद में। फिर उसके बाद है सिग्मा 1s स्टार। तो ये जो स्टार है ना, वो एंटी बॉन्डिंग, ये एन वाला एंटी बॉन्डिंग में है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी स्टार वालों में जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो इधर आ जाएगी। और जो सिंबल है विदाउट स्टार, उसका क्या होता है, बॉन्डिंग, सिर्फ बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो विदाउट स्टार वाले होंगे वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्दर इसको लिखेंगे तो इसको कह सकते हैं सिग्मा 2s आ जाएगा, फिर सिग्मा 2s स्टार आ जाएगा। तो ये देखो, ये तो बॉन्डिंग वाला हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया। एंटी बॉन्डिंग ये रहा, बॉन्डिंग ये रहा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ए यानी एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गया। इसको ऐसे फर्दर हम पूरा बताते हैं कि भाई कैसे फिर हम फिल करेंगे। फिर उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद आएगा सिग्मा, सॉरी गाइस इधर पाई आएगा, पाई 2px एंड इक्वल्स टू पाई 2py। ये किस हिसाब से कर रहे हैं, ये हमारा हो रहा है ये जो उनकी एनर्जी के हिसाब से, सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है। क्योंकि हमें पता भाई इसकी एनर्जी कम होगी तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसमें बाद में बढ़ते जाएंगे। तो हम एनर्जी के ऑर्डर में जमा रहे हैं, इनकी बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ इसके बाद वाला, चलो इधर ही लिखता हूँ, पाई 2px स्टार। क्या आएगा, स्टार आ जाएगा। अभी तो ये देखो विदाउट स्टार वाले थे, है ना, विदाउट स्टार, यानी ये तो जो है बॉन्डिंग वाले हैं, लेकिन स्टार वाले आगे वो एंटी बॉन्डिंग, इक्वल्स टू पाई 2py स्टार हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं, उसके बाद लिख रहा हूं पाई 2pz स्टार। तो मैं यहां तक होता है बेसिकली, ये किसका ऑर्डर होता है, ये होता है जो अपना सेकंड वो जो है BCN, और O2 का दर्शाए हम F2 Ne, इनका दर्शाए ना, तब उनके लिए ये होता है ना, जो सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस होता है, किसका सीक्वेंस होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस प्रकार होगा। और इसके अलावा जैसे BCN है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें दर्शाएंगे तो उनके लिए कौन सा भरते हैं, इनके लिए भरते हैं, इनका ऑर्डर बस पूरा एज इट इज रहता है, बस ये चेंज रहता है, आगे मैं बताऊंगा। सिग्मा 1s स्टार एज इट इज रहता है कि भाई उसके बाद सिग्मा 1s में भर जाएंगे, उसके बाद 2s में भर जाएंगे इसमें, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार में भरे जाएंगे। अब ध्यान रखना भाई कहां चेंज होता है, यहाँ चेंज होता है। और क्या चेंज होता है, वो होता है पाई 2px कि अभी जो O2 F2 Ne के लिए जो था ये 2 सिग्मा 2pz पहले था, और ये बाद में थे। लेकिन जो BCN होते हैं, ये अणु होते हैं, इनके लिए जो ये होता है ना, ये पहले आ जाता है और ये पीछे खिसक जाता है, बस इतना अंतर हो जाता है। तो सिग्मा 2px इक्वल्स टू पाई 2py, इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा सिग्मा 2pz, एंड उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद ये ऐसे ही चलता है, पाई 2px स्टार इक्वल्स टू पाई 2py स्टार, है ना, समझ गए। और उसके बाद आएगा पाई 2pz स्टार। तो बेसिकली हमने किया
कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का विन्यास हम कैसे करते हैं। एक तो होता है सिग्मा सिग्मा मतलब S1s2 2s2 2p2 3s2 3p2 ये भी होता है, लेकिन उसको भी अगर फर्दर और ब्रॉडर तरीके से पढ़े तो उनमें भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो है ना होते हैं, तो उनको हम बिल्कुल और एक्सपेंड करके करते हैं। तो स्टार और सिंपल वाले में हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं हीलियम। हीलियम में कितने होंगे, 2 होते हैं, और He2 आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 हो गए। तो भरो हीलियम में पढ़ते हैं। तो पहले कोई सा भी ले लो क्योंकि स्टार्टिंग के तो सब सेम ही है, तो ये ले लेता हूं मैं। तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ जाएंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे सिग्मा 1s स्टार 2। तो 4 खत्म हो गए, देख 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। पहले सबसे पहले मैंने 1s में भरा, 2 भर गए। उसके बाद में सिग्मा 1s स्टार में आया, उसमें भी 2 भर गए। तो हीलियम में हाइड्रोजन हीलियम 2 होते हैं, 2 अणु आ गए, तो टोटल कितने हो जाए, 4 हो जाएंगे। तो मैंने चारों भर दिए। अब मैं इस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 NB, यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो बॉन्डिंग ये वाले होते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं स्टार वाले। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। 2 माइनस ये क्या एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ये वाले तो स्टार वाले, इसमें क्या इतने ये 2 हैं। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। 0 बटा 2 0 हो जाएगा, यानी इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0 होगा, यानी इसमें बंद बनेगा ही नहीं। अगर बंद बन ही नहीं रहा तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम आंसर आ जाएगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे भाई अगला करके बताओ, तो हम अभी वो भी एग्जांपल से देते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं O2 का करते हैं। देखो O2 O में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो O2 में कितने हो जाएंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो O को हम करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसमें भरते हैं, 2 इसमें भर जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद 2 इसमें भर जाएंगे, है ना, और फिर 2 इसमें भर जाएंगे क्योंकि S वालों में 2 भरते, P वालों में 6 भरते हैं। इसमें भी 2 भर जाएंगे, समझ में आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 तो हमने भर दिए। अब 2pz इसमें कितने भर जाएंगे, 6 भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे, 6, क्योंकि पी वाला है ना, क्या है, पी वाले में आपको पता है 6 भर जाते हैं। तो कितने हुए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 6 14, और 2 बाकी हैं। क्या बाकी है, 2 बाकी हैं। तो एक एक इनमें भर जाएगा, एक एक इनमें भर जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। तो भाई एक इसमें भर जाएगा, फिर एक इसमें भर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा। समझ में आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 6 14 2 16, 16 के 16 भरती है। अब हम इस फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, 1/2 NBA। NB क्या है, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी विदाउट स्टार वालों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। विदाउट स्टार देखते हैं, तो ये विदाउट स्टार, इसमें 2 गए, ये 2 4, ये वाला नहीं होगा कि ये एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, हमें बॉन्डिंग वाला चाहिए। तो 2 2 4 6 10 और एक 11 और एक 12, 12 माइनस। अब देखते हैं हम एंटी बॉन्डिंग वाले, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। समझ में आ गया, 4। तो 12 - 4 कितने हो जाएंगे, 8। कितना हो जाएगा, हमसे हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसमें 6 इसलिए नहीं भरे जा सकते। क्यों नहीं भरे जा सकते, क्योंकि जो पी कोष्टक होता है, पी वाला जो ऑर्बिट होता है, उसमें क्या होता है, एक तो px होता है, एक py होता है और एक pz होता है ना। तो इन पूरे p में मिला के 6 भरे जा सकते हैं, पूरे p कक्ष उसमें ऑर्बिट में 6 भरे जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखो एक तो pz px py तीनों को अलग अलग तोड़ दिया ना, तो अब ऐसे थोड़ी इसमें भी 6 भर जाएंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ऐसे तो कह सकें अगर इनमें 6 भरे जा सकते हो तो px में 6 भर दिए, इसमें भी 6 भर दिए, इसमें भी 6 भर दिया, तो टोटल p कक्षक में ऐसे तो 18 हो गए। तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैंने तोड़ दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं कितने भर सकता हूँ, 2p सिग्मा 2pz में, pz में हमेशा मतलब 2 ही भर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखो p है, p में 6 भरे जा सकते हैं। अब इसको मैंने तोड़ दिया, px py pz में तोड़ दिया, pz में तोड़ दिया, तो मुझे पता है भाई पूरे में 6 भरे जा सकते हैं, तो इनमें 2 ही भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2 ही भरे जा सकते हैं। तो मैं भरूंगा, इसमें 6 गलती से भर दिए, तो इसमें 2 भर सकता हूँ, इसमें भी 2 भर दूंगा, इसमें भी 2 भर दूंगा। तो कितने हो गए अभी तक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, खत्म। अब इसके बाद मैं 2 बाकी है मेरे, तो एक इधर भर दूंगा, एक इधर भर दूंगा। इज इट क्लियर। आप सोच रहे हो मैंने 2 इधर भर दिए, इधर भी 2 भर दिए, इधर भी 2 भर दिए, तो इसमें इधर ही क्यों 2 नहीं भरे। तो बेसिकली पहले एक ही भरेगा, फिर एक भरेगा, लेकिन फिर बाद में दूसरा भर जाएगा, इसमें दूसरा भर जाएगा, है ना। मैंने डायरेक्ट समझा दिया। तो ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने। बेसिकली मैंने मिस्टेक क्या की थी, मैंने pz में 6 भर दिए थे, लेकिन मुझे पता है कि भाई pz में 6 नहीं आ सकते। अगर pz में 6 आ जाए तो टोटल p कक्षक में 6 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें पता है p ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 ही आ सकते हैं। तो px py pz तीनों को मिला के 6 हो सकते हैं। p का मतलब है px py pz, इनको मिला के 6 हो सकते हैं, तो इन सब में 2 ही आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो हम लिख देंगे 1/2 NB, यानी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और कितना है
5 और 1 6, तो 10 माइनस 6 कितने होते हैं 4, 4/2 2 आ जाएगा। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, यानी 2 बंद बनेंगे। हम वैसे भी पता है कि O डबल बॉन्ड O होता है, तो इसमें 2 बंद बनते हैं, तो यानी O2 एग्जिस्ट करता है। हमने वैसे भी आंसर तो फाइंड कर लिया था, पर एक दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको भी हमने साथ ही साथ समझ लिया। बाकी ये दो खुदा आप घर पर ट्राई करना। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें दिख रखा है कि फाइंड आउट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का ऑल्ट्राइस, यानी जो है NiOH का ऑल्ट्राइस, उसकी हमें विलेयता फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? विलेयता फाइंड करनी है। कब? जब 0.1 मोलर NiOH, यानी NiOH की सांद्रता दे रखी है 0.1 मोलर, और उसके साथ साथ आयनिक प्रोडक्ट यानी आयनिक गुणनफल NiOH के ऑल्ट्राइस का दे रखा है हमारे पास 2 × 10⁻⁻15। यानी हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है? एक तो आयनिक गुणनफल दे रखा है, और उसके साथ साथ जो NiOH है उसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता दे रखी है, और हमें सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, जिसे S से डिनोट करते हैं, वो हमें पूछा है। तो सबसे पहले इनको आयनों में तोड़ लेंगे। जैसे NiOH का ऑल्ट्राइस है, NiOH का ऑल्ट्राइस वाटर में डालेंगे या फिर किसी चीज में तोड़ेंगे, तब किस किस में टूटेगा? तो Na+2 में टूटेगा, और एक 2OH- आयन बन जाएंगे। ये समझ में आ गया? ये हमारे पास बन जाएंगे। और इधर साथ ही साथ NaOH को जब हम करेंगे फर्दर, इस तरीके से हमने जो आयनों में डिवीजन किया है, वैसे NaOH का भी आयनों में डिवीजन करेंगे तो किस किस में टूटेगा? तो Na+ में टूटेगा एक, प्लस OH- में टूटेगा। समझ में आ गया हमने कैसे किया? अब हमारे पास दे रखे 0.1 मोलर NaOH, यानी NaOH की सांद्रता 0.1 मोलर है, तो इसकी मैं इधर लिखूंगा 0.1। तो NaOH की 0.1 है, तो Na+ की भी 0.1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो NaOH को तोड़ूंगा तो इसमें NaOH में एक Na है, तो पूरे NaOH की सांद्रता 0.1 है, तो इसकी भी तो 0.1 होगी ना Na की, क्योंकि ये पूरे विलियन की है, तो विलियन में NaOH है, तो इसकी भी 0.1 होगी, इसकी भी 0.1 होगी, क्योंकि पूरे विलियन में सॉल्यूशन में समान रूप से है, तो Na की 0.1 होगी, और OH- की भी 0.1 होगी। हाँ, अगर इधर OH की जगह OH का ट्वाइस हो जाता तो इधर इसकी सांद्रता भी डबल हो जाती, क्योंकि जब आयनों में तोड़ते तो डबल सांद्रता में बनता ना आयन, तो लेकिन अभी तो सिंगल है, Na एक बन रहा है, तो एक ही सिंगल बनी है, 0.1 है इसकी, तो इधर भी 0.1, इधर भी 0.1। अब ऐसे NiOH का ऑल्ट्राइस, NiOH का हमें कुछ पता नहीं है कि भाई क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी क्या है, हमें पता चाहिए कि विलेयता या सांद्रता कह सकते, कुछ भी नाम कह सकते हैं, तो हमने उसकी S मान ली। क्या मान ली? S मान लिया। हमें ये सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी, तो Na+2 की भी S होगी, इसकी 2S हो जाएगी, 2S हो जाएगी। गाइस ध्यान रखो, क्योंकि NiOH का होल ट्वाइस को अगर तोड़ रहे हैं तो एक NiOH में से 2 OH की सांद्रता बन रही है, डबल बन रही है, तो इसलिए मैंने 2S मानी। अगर इधर 2S लेते तो इधर इसकी डबल हो जाती है, यानी 4S हो जाती है ना। तो मैंने ये समझ में आ गया कैसे मैंने तोड़ा। अब जो देर का है वो मुझे समझ में आ गया, मैंने इसका यूज कर लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया ये फाइंड करना है, और मुझे ये भी चीज पता दे रखी है कि आयनिक प्रोडक्ट NiOH का, तो आयनिक प्रोडक्ट को मैं एक तरह से K से डिनोट कर देता हूं, और वो क्या होता है, किसका दे रखा है? NiOH का ऑल्ट्राइस, यानी आयनिक प्रोडक्ट यानी आयनों का गुणनफल। तो आयनिक प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इस आयन की सांद्रता लिख लेते हैं Na+2 की, है ना, ऐसे करते हैं, आयनों की सांद्रता का गुणनफल कर लेते हैं ना, ऐसे ही OH- की सांद्रता, लेकिन जो आगे गुणांक होता है वो पावर में पहुंच जाता है, आपको पता होगा आयनिक गुणनफल में। जैसे आयनिक गुणनफल में क्या करते हैं कि भाई जो कंपाउंड दे रखा है उसको आयनों में तोड़ लो, आयनों में तोड़ लिया, उसके बाद उनके हर आयन की सांद्रता का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उस आयन की पावर बढ़ जाएगी जिसमें आगे गुणांक है। जैसे 2 गुणांक है तो पावर में 2 पहुंच जाएगी, इधर 3 होता तो पावर में 3 पहुंच जाता। बाई चांस इधर 2 की जगह इधर सिंगल होता, इधर 1 होता, तो इधर 2 होता तो पावर इधर पहुंच जाती है ना, ये होता है आयनिक गुणनफल। तो K मेरे पास दे रखा है 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15 दे रखा है। Na+2 की मुझे पता नहीं, ये है, सॉरी गाइस, Na+2 की सांद्रता S मान ली थी मैंने ना, S इंटू OH- की क्या, OH- की क्या होगी, OH- की देखो, एक तो 2S इधर आ गई है ना, और एक OH-, क्योंकि एक विलियन में दोनों मिल रहे हैं, तो इसके कारण सांद्रता बढ़ेगी, कुछ इसके कारण भी बढ़ेगी, है ना, दोनों को मिलाए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 2S + 0.1, 2S + 0.1 की पावर 2, और देखो ये 0.1 है, और ये S की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 10⁻30 -8 है, या फिर इसमें देख लो ये कितना है 10⁻15 है, तो -15 यानी 0.0000001, यानी बहुत नगण्य। तो 0.1 के मुकाबले S की वैल्यू बहुत कम होगी, क्या होगी, बहुत कम होगी, तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूं। फॉर एग्जांपल 1 है, अब 1 है, 1 में मैंने कुछ जोड़ दिया 0.000000001, तो ये क्या आ जाएगा 1.0001 आ गया, वो उसको मैं लगभग 1 मान सकता हूं, है ना। तो बस इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए ना, तो 2 × 10⁻⁻15 इक्वल्स टू ये क्या S, और ये हो जाएगा 0.1 की पावर
2 हो जाएगा, है ना। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बाद में देखो अगर इनके बीच में देखो सम में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 10⁻⁻13 है, इधर -8 है, -13 है, तो मुझे एक्यूरेट नहीं चाहिए, मतलब मुझे एक्यूरेट नहीं चाहिए, मुझे लगभग सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। मैं फिर पूरा इसको करूंगा, स्क्वायर से खोलूंगा तो ज्यादा टफ हो जाएगा ना, तो मैंने सिंपल इसको नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि आंसर आएगा तो इनके आसपास ही आएगा। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 × 10⁻⁻15 ये हो जाएगा 1/10⁻², यानी 1/100 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 10⁻²। जब ये पावर जुड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻13 मोलर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो गाइज, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें से पूछा है कि जो 4 स्टेटमेंट दे रखे उनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। सो फर्स्ट है CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। सो गाइस ध्यान देना, CO2 G लिख रखा है, यानी गैस एंड नॉट सॉलिड, यानी CO2 गैस के लिए बारे में बता रहे। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स, यानी जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है उसमें 12 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 25 कितनी होती है कार्बन रिंग्स होती हैं, ये कह रखा है। थर्ड में कह रखा है कि जो ZSM5 है वो एक जियोलाइटर, वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है एल्कोहल को गैसोलीन में ट्रांसफर करने के लिए। और उसके अलावा CO इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस है। तो हम चारों स्टेटमेंट को एक बार क्लियरली समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में A-B-C ऑप्शन सही है, या A और C ऑप्शन सही है, या B और C, या C और D। दैट मीन्स A-B-C ये 3 ऑप्शन सही है, या B-C सही है, या फिर C-D सही है। इस तरीके के जो है स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हर स्टेटमेंट को हम चेक करते जाएंगे कि भाई कौन सा सही है, यानी फिर हम अपने आप पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट था, जो CO2 गैस होती है वो एज अ कूलिंग एजेंट काम करती है, लेकिन हमें पता है कि जो ड्राई आइस होती है, क्या ड्राई आइस, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे सॉलिड CO2 के नाम से जाना जाता है, यानी शुष्क गैस, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि जो ठोस CO2 होती है ना, उसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और वही मेजरली किस काम आती है, कूलिंग एजेंट के काम आती है, यानी जो कूलिंग ठंडा करने के काम आती है। तो हमारा ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है उसमें क्या लिख रखा है, उसमें CO2 गैस लिख रखा है, CO2 गैस, नॉट गाइस CO2 सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि जो ठोस CO2 होती है वही रेफ्रिजरेटर में काम आती है। अब सेकंड देखते हैं C60 वाला 12 रिंग्स वाला। सो गाइस ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन। और ये किस तरीके की होती है, ये होती है एक फुटबॉल के समान। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है C60 होता है। और इसके अलावा इट हैज अ केज लाइक पुश्ड रिंग स्ट्रक्चर, ये हमें पता है कि इस तरीके की रिंग की स्ट्रक्चर होती है सॉकर बॉल की जैसे, मेड ऑफ 20 हेक्सागन, यानी जो 20 होते हैं वो षटकोण, यानी जिसमें 6 रिंग होती है। हेक्सागोन क्या होता है, जिसमें 6 हों, हेक्सागोन यानी 6, यानी 6 रिंग्स होती हैं। 6 रिंग की जो वलय है वो दे रखी है, 12 पेंटागन यानी 5 वाली वलय है। तो हमारा ऑप्शन में क्या लिख रखा था, ऑप्शन में लिख रखा था कि जो 12 कार्बन रिंग्स है 12 6 कार्बन है, लेकिन हमने पढ़ा कि 20 क्या है, 6 कार्बन रिंग्स है। तो हमारा 12 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि 12 और इस ऑप्शन में लिखा है 12 6 कार्बन रिंग्स होनी चाहिए। लेकिन रियल में क्या होती है, रियल में होती है 6 कार्बन रिंग्स होती है। और जो 25 की जगह क्या होती है 12 जो 5 कार्बन रिंग्स होती हैं, यानी ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में ZSM5 इज द जियोलाइट कैटेलिस्ट, ये हमें पता है ऑब्वियसली जियोलाइट होता है। और ये किस काम होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, यानी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो थ्योरेटिकल है, इसमें आप खुद भी सोच सकते हैं भाई, कुछ याद करने की चीजें होती है ना कि भाई इसका यूज इसमें किया जाता है तो किया जाता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताना ये तो पता ही है। तो बस ये तो हमारा वैसे भी सही होगा, क्योंकि उसमें भी ऑप्शन में भी यही था कि भाई क्या इसका उपयोग जो है अल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी चेक करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिख रखा था कि ये क्या कैसी गैस है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ये ऑप्शन दे रखा था। तो हमें पता है कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है। ये कलरलेस यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होती है और इसका कोई स्वाद भी नहीं होता, और फ्लेमेबल गैस है, दैट इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, और जो एयर से है ना हल्की होती है, क्या होती है, हल्की होती है। तो हमारा ऑप्शन 4 इज आल्सो राइट। तो हम देख सकते हैं भाई कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए।
फर्स्ट रॉन्ग हो गया क्योंकि CO2 गैस की जगह सॉलिड आता तब सही होता है, और C60 में ये सीक्वेंस चेंज हो गया। दैट मीन्स कि 25 की जगह अगर 20 लिखा होता और 6 कार्बन रिंग्स होती, 12 की जगह क्या लिखा रहता है, 12 की जगह लिखा रहता है 26 कार्बन रिंग्स, और 25 की जगह लिखा रहता कि 12 5 कार्बन रिंग्स, तब ये हमारी ये बी सही होता, लेकिन इसमें गलत लिखा है। और ZSM5 हमने चेक कर लिया कि भाई इसी का यूज होता है एल्कोहल को गैसोलीन में, और CO इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, सो C and D इज द राइट आंसर। तो देखो C and D कहाँ है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि जो सुक्रोज है उसका जल अपघटन करा रहे हैं। तो जल अपघटन कराने के बाद जल अपघटन होता है हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी दो चीजें बन रही हैं। और हमारे पास देर का केस यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देर का हमारे पास 2 × 10⁻13। तो जो देर का वो एक बार लिख लेते हैं, 2 × 10⁻13 देर का है। उसके साथ साथ ये कितने टेम्परेचर पे देखा, T = 300 केल्विन देर का, 300 केल्विन देर का। दी वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 यानी मानक गिब्स एनर्जी, यानी डेल्टा G0 पूछे हमसे, डेल्टा G0 हमसे फाइंड करवानी है। लिख रखा ना, दी वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 एट द सेम टेम्परेचर विल बी, इस टेम्परेचर पे डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो T आ गया, K आ गया, तो आपको पता है डेल्टा G वाला फॉर्मूला होता है जिसमें RT आता है। तो डेल्टा G = डेल्टा G0 प्लस RT ln K होता है, ln क्यों होता है, ये समझ में आ गया, ये होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे दे रखा है कि किस कंडीशन में दे रखा है, एक सेकंड गाइस, मुझे दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम स्थिति दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखी है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में देखो, साम्यावस्था है तो जितना इस तरफ बनेगा उतना ही इस तरफ बनेगा, यानी सेम रहेगा। तो इस तरफ के लिए आवश्यक गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू इसके लिए बराबर होगी, यानी जिधर इतना बना उसके लिए एनर्जी बराबर इसके लिए। और एग्जांपल कि जैसे इधर बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी इधर के लिए चाहिए, यानी दोनों तरफ सेम एनर्जी हो जाएगी। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसके लिए, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो डेल्टा G बराबर 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूले में रखते हैं, तो डेल्टा G0 प्लस RT ln K = 0, डेल्टा G की जगह 0 रख दिया। और वैसे भी ऑप्शन में आपको पता है कि पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, मैं आगे कुछ नहीं करना, तो बस रख देंगे। डेल्टा G0 की वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा G0 क्या हो जाए, -RT ln K। और देखो RT ln K, T बराबर 300 रख देंगे, और R की वैल्यू मुझे पता है जूल पर मोल पर केल्विन में देर का सब में 8.314 लिख रखी है। तो मुझे इनको कुछ ही चेंज नहीं करना, बस 8.314 कर दो, है ना, -8.314 इंटू T क्या आ जाएगा, 300 इंटू ln K क्या है मेरे पास, KC दे रखा है, KC आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए KC आ जाएगा। उसके लिए वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻13, 2 × 10⁻13 इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है मेरे पास, माइनस में 2 देख रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब देखो 8.314 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये इधर देखो, इधर 2 × 10⁻13 आ रहा है, इधर 4 × 10⁻13 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यही मैच कर रहा है। बेसिकली मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, डेल्टा G = डेल्टा G0 प्लस RT ln K। डेल्टा G इसलिए 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसके लिए जो है गिब्स एनर्जी में जो अंतर है ना, डिफरेंस, डेल्टा G डिफरेंस की लाता है डेल्टा, तो अंतर तो 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह 0 रख देंगे, तो फॉर्मूला में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -RT ln KC। तो बस R की वैल्यू रख दो, T ln KC की वैल्यू रख दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि जो इस प्रकार की एक चेन रिएक्शन हो रखी है कि ये टोलुइन को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो कोई एक X कंपाउंड बनता है और फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो जो बीच का जो कंपाउंड है, मिडिएबल कंपाउंड है, वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम प्रोसेस, हम इससे Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो 2-3 कंपाउंड बनेंगे, फिर उनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो उनमें से जो X या जो मिडिएबल पदार्थ बेंजाल्डिहाइड बना रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, टोलुइन, क्योंकि हम टोलुइन से रिएक्शन करवा रहे हैं CH3, है ना। जब इसकी Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे H- की उपस्थिति में, तो क्या, तो एक तो ये क्या बन सकता है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो CH2Cl पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां से एक H हटेगा और Cl जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएंगे। और एक कंपाउंड क्या बन सकता है, एक हमारे पास कंपाउंड बन सकता है, ये बन सकता है, एक सेकंड गाइस, ये बन सकता है Cl2 बन सकता है, क्योंकि CH3 है, ये Cl2 है। एक तो Cl करके HCl निकल जाएगा, और मान के चलो जो Cl2 की एक्सेस है, अब लिख तो नहीं रखा लेकिन अपने आप ही एक्सेस होगी, है ना, एक्सेस है। तो Cl2 में इसमें एक्सेस लिख रखा है एक तरह से, तो Cl2 के बहुत सारे अणु हैं, N अणु हैं, तो इनमें से 2 अणु तो फॉर एग्जाम्पल ये 2Cl2 है इधर, तो क्या होगा, एक Cl H निकाल जाके H हटा तो इधर Cl जुड़ जाएगा,
और एक दूसरा Cl2 में से एक Cl और H निकालेगा और HCl निकल जाएगा, और Cl का जो अणु था, सॉरी गाइस अगेन अंडरस्टैंड, CH3Cl है, अब इसमें से एक Cl निकला और एक Cl निकला और इधर आया, और इधर क्या बन गया, CH2Cl बन गया। अब एक H कहाँ गया, एक H गया, इसमें से एक Cl तो इधर जुड़ गया, एक बचा था ना, वो HCl के साथ बन जाएगा। ऐसे ही अब ये बन गया। अब इसके बाद एक और Cl का अणु आएगा इधर, ये H को हटाएगा और Cl, एक और Cl जुड़ जाएगा, और वो H Cl के साथ जुड़ के HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार बन रहा है हमारे जो रिएक्शन होगी, चेन रिएक्शन होगी। तो CHCl2 बन जाएगा, एक बन सकता है हमारे पास CCl3 बन जाएगा, CCl3 यानी तीनों H हटेंगे, 3 Cl जुड़ जाएंगे। तो अब हम इसके बाद फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं भाई, क्या क्या बन सकता है। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके ऊपर लगाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। CH2, अब Cl यहां से हटेगा और इसका H, तो HCl बाहर निकल जाएगा और इसका OH बचा था वो इधर जुड़ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये कंपाउंड पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा ये बन रहा है, ये बनना चाहिए। अब इससे बनाने की कोशिश करते हैं। H2O से करेंगे तो क्या बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इससे हम करेंगे तो देखो ये पॉसिबिलिटी है कि CH है, क्या है, CH है, तो CH में 2 Cl है, 2 Cl है, और H2 मान के चलो 2 H2 है ना, क्योंकि अब H2 एक ही H2 फिक्स नहीं है, इसमें 2 3 4 हो सकते हैं ना। तो H2 है, तो उनमें से क्या होगा, पहले एक H2O लेता हूं, सपोज करो एक H2O लेता हूं, तो CH क्या हो जाएगा, Cl और OH आ जाएगा, एक Cl हटा और यहां से एक H हटा और HCl बाहर निकल गया। इसका फर्दर H2O होगा। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भाई जल का एक अणु तो होगा नहीं, अपन जो जल अपघटन करें उसमें बहुत सारे जल तो डालेंगे, जब भी तो अपघटन करेंगे तो अणु बहुत सारे होंगे। तो फर्दर इसका जो है जल हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगी, क्या रिएक्शन होगी, देखते हैं हम क्या हो सकते हैं। CH, फिर यहाँ का एक Cl था वो भी हटेगा और इसके H से निकल के HCl बाहर निकल जाएगा और इसका OH Cl की जगह आ जाएगा। तो CHOH और OH आ गए, ये बन गए है ना, 2 OH आ गए। अब इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, एक तो H है, OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, है ना, ऐसे ही है। और हमने पढ़ा था कि जब एक ही कार्बन पे 2 OH होते हैं तो वो अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, वो करेगा कि इसका H और यहाँ का OH निकलेंगे और बाहर आउट हो जाएंगे। तो यहाँ का जो H है, ये OH हटेंगे तो क्या बचेगा, इधर C बचेगा, और यहाँ का H हटेगा तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CHO होगा। तो ऐसे बन जाएगा, ये देखो गाइस, OH हटा और इधर H हटा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, और इधर H आ जाएगा, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो CHO, यही बन गया हमारे पास CHO। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर होगा CHCl2, दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट से तो बन ही रहा, देखो CH2OH बन रहा था, इससे पॉसिबिलिटी है CH, और इसका भी फर्दर हम करेंगे तो इससे भी नहीं होगा, क्योंकि इधर OH 3 OH आ जाएंगे, फिर H2। देखो चलो हम करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम करेंगे तो जो है C के बाद तीनों Cl रखेंगे और उनकी जगह OH आ जाएंगे तीन, तो OH और OH आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे। तो ये देखो अस्थायी हो गए तो ये तो निकल जाएंगे बाहर, तो क्या बन जाएगा, COOH हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिल वो एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड। लेकिन हमें बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड किससे बन रहा है, दैट इज द ऑप्शन C।